कल हिंदुस्तान की संसद राममय होगी। नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, भगवान राम की बात करेंगे। 22 जनवरी से जो इलेक्शन पलटा है, कल उसका क्लाइमैक्स आने वाला है। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक लग रहा था कि इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। 22 जनवरी के बाद मोदी आगे निकल गए और 10 फरवरी आते आते लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं टक्कर में। कहां पड़े हो चक्कर में? चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे प्लान किया जाता है, एक एक भाषण कैसे दिया जाता है, एक एक समीकरण कैसे साधा जाता है, ये नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से आता है। ये चीज राहुल गांधी 2 चुनाव हारने के बाद भी सीख नहीं पाए और नरेंद्र मोदी वो करिश्मा करने जा रहे हैं जो इंदिरा गांधी भी कभी नहीं कर पाई थी। नरेंद्र मोदी at 370, राहुल गांधी at 40, मोदी के एनडीए वाले साथी at 30, एनडीए से बाहर वाले साथी at 35, मोदी के इंडी वाले विरोधी at 38, अन्य दल at 30। 543 में 370, यह मोदी का अभी का स्कोर है। मोदी के अलायंस वाले दोस्तों और मोदी के अलायंस से बाहर वाले दोस्तों को मिला दें तो मोदी का टोटल नंबर 400 नहीं 435 तक पहुंच रहा है। मोदी का फाइनल स्कोर इससे भी बड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी कुछ और बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। डेट और टाइम नोट कर लीजिए। 10 फरवरी, दिन शनिवार, जगह पार्लियामेंट हाउस। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक आने वाला है। प्योर हिंदुत्व की पिच पर मोदी की बैटिंग अभी शुरू होगी। अभी तो मोदी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। चुनाव लड़ना नरेंद्र मोदी को आता है। सीटें जोड़ना नरेंद्र मोदी को आता है। टोटल नंबर बढ़ाना नरेंद्र मोदी को आता है। लोकसभा चुनाव की डेट अभी आई नहीं, एक भी वोट अभी पड़ा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी 370 सीट की तरफ बढ़ गए। संसद के बजट सत्र में 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने एक नंबर बोला था, 370। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। 370 सुनकर बहुत से लोग हंसे थे। बहुत से लोगों ने इसे गप कहकर उड़ा दिया था। 4 दिन में ही नरेंद्र मोदी ने 4 काम किए तो 370 पॉसिबल लगने लगा। मोदी का ग्राफ जैसे जैसे 350 से 370 की तरफ चढ़ रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ 50 से 40 की तरफ गिर रहा है। मोदी का कैंप बड़ा होता जा रहा है, विरोधी का कैंप लगातार छोटा होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी कुछ अलग नहीं करते, मोदी बस अलग तरीके से करते हैं। क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स में भी टाइमिंग का बड़ा महत्व है। नरेंद्र मोदी की टाइमिंग परफेक्ट है। जाट किसान नेता चौधरी चरण सिंह, देश की इकोनॉमी संभालने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पहले और असली पिछड़ा नेता कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति लाने वाले कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। 15 दिनों के अंदर जिन 5 महापुरुषों को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न चुना, उनकी योग्यता पर कभी किसी को संदेह ही नहीं रहा। विरोधी भी कहने को मजबूर हैं कि भारत रत्न के लिए मोदी का सिलेक्शन सही है। याद कीजिए, इससे पहले आपने कब देखा था कि सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के फैसले का वेलकम करें। लेकिन यह भी सच है कि मोदी के विरोधी जब खुद चुनने बैठते थे तो उनको इनमें से किसी का चेहरा याद नहीं रहता था। कांग्रेस को सिर्फ परिवार याद रहता था। मोदी ने परिवार नहीं देखा, पार्टी भी नहीं देखी। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी से बाहर जाकर सर्वोच्च सम्मान दिया। जयंत चौधरी कहते हैं कि मोदी ने दिल जीत लिया। दिल जीतने का मौका कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस ने मौका गंवा दिया। यह भी इलेक्शन ही है। नरेंद्र मोदी का लेवल अप है। जहां तक किसी की सोच नहीं पहुंच रही, वहां से मोदी ने इलेक्शन की तैयारी शुरू की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा
एक अभिनंदनीय घोषणा है। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है। नरेंद्र मोदी ने एक भारत रत्न से बिहार और अति पिछड़ा वोट सेट कर दिया, दूसरे भारत रत्न से यूपी, हरियाणा और राजस्थान का जाटलैंड सेट कर दिया, तीसरे भारत रत्न से कोर हिंदू वोट सेट कर दिया, चौथे भारत रत्न से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लिबरल इकोनॉमी वाला वोट सेट कर दिया और पांचवें भारत रत्न से मोदी ने किसानों को सेट किया है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की मांग कोई आज की नहीं है। वर्षों से यह डिमांड पेंडिंग थी, फाइलें पड़ी हुई थी, कोई फैसला नहीं ले रहा था। मोदी ने एक झटके में फैसला ले लिया। इससे पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 4 भारत रत्न दिए थे। मोदी ने 15 दिनों के अंदर 5 भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। लटकाना, भटकाना और अटकाना, मोदी ने पॉलिटिक्स की संस्कृति ही बदल दी। इसका संज्ञान पहली बार की गवर्नमेंट ने लिया है, मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। देखिए, विपक्ष का अपना नजरिया होता है, वो टाइमिंग का सवाल तो है नहीं, वो टाइमिंग देखते हैं। लेकिन हम लोग का ये मानना है कि ये सभी भारत के रत्न हैं, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली। देश के ऐसे लोग जिनका देश की प्रगति और विकास में योगदान है, उनको ये दुर्लभ सम्मान मिला है। बधाइयां भी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना, और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, जिनने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। नरेंद्र मोदी एक एक सीट जोड़ रहे हैं, एक एक सहयोगी जोड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के अगले ही दिन बिहार में नई इंजीनियरिंग शुरू हुई और नीतीश कुमार इंडी अलायंस से एनडीए अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गए। नीतीश की शिफ्टिंग से बिहार की 40 सीटों का फर्क पड़ा। कम से कम 20 सीटें इंडी अलायंस से एनडीए अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गईं। कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न ने एनडीए का नंबर 20 बढ़ा दिया, इंडी का नंबर 20 घटा दिया। यूपी में जयंत चौधरी के इंडी अलायंस को छोड़कर एनडीए में आने की अटकलों के बीच चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना राजनीति का बहुत बड़ा संकेत दे गया और रिजल्ट दिखने में देर नहीं लगी। चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से, नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूँ। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चौधरी चरण सिंह तो अखिल भारतीय किसान नेता थे, यही उनकी पहचान रही। सिर्फ जाट वोट को भी काउंट करके चलें तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान की कम से कम 40 सीटों पर चौधरी चरण सिंह के नाम का हुक्का और उनके नाम का रुक्का चलता है। दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ किसान आंदोलन
और कुश्ती संघ में हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ हुआ अन्याय, मोदी को मैदान का जो इलाका कमजोर दिखा, वहीं पर उन्होंने फील्डिंग लगा दी। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपी में केवल 1.69% वोट मिले थे। 2022 के यूपी चुनावों में आरएलडी को 2.85% वोट मिले थे। 50% वोट शेयर वाली पार्टी के लिए 2% वाली पार्टी कोई मजबूरी नहीं थी। जयंत चौधरी के बिना भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत ही जाते, लेकिन मोदी ने जयंत को जोड़कर जाट वोट का एकदम पक्का इंतजाम कर लिया। अब एक भी जाट वोट कहीं और नहीं जाने वाला। मोदी के दुश्मन दिल पर पत्थर रखकर थैंक यू और वेलकम बोल रहे हैं, और ये सब चुनाव से 2 महीना पहले हो रहा है। जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे, और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। संघर्ष सबके भाग्य में नहीं होता है, संघर्ष करें, मौका मिला है। इंडी से एनडीए में जयंत चौधरी की शिफ्टिंग यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान 4 राज्यों में असर डालेगी। सीटों से ज्यादा ये नैरेटिव का मामला है। इन 4 राज्यों में मोदी विरोध का सारा नैरेटिव ही बैठ गया है। मोदी जाट समाज का सम्मान नहीं करते। जो लोग ऐसा कहते थे, उनका मुंह बंद हो गया है। जो लोग मोदी को किसान विरोधी बताते थे, वो अब एमएस स्वामीनाथन का भारत रत्न देखकर चुप रहेंगे। नरेंद्र मोदी जयंत चौधरी का दिल जीतकर उनको एनडीए में लाए हैं। जयंत चौधरी के पास ईडी नहीं पहुंची, उनके पास मोदी खुद पहुंच गए। कर्पूरी ठाकुर रियल सेंस में बिहार के अति पिछड़ा नेता थे, असली सोशलिस्ट, एंटी कांग्रेस। बिहार में अति पिछड़ा आबादी 36% है। कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी बिहार से आगे तक जाती है। चौधरी चरण सिंह यूपी के असली एंटी कांग्रेस लीडर रहे। सोशलिस्ट विचारों वाले चौधरी साहब को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन प्रधानमंत्री रहने नहीं दिया। जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह लंबे वक्त तक कांग्रेस सरकार का समर्थन करते रहे। वो अपने पिता के लिए भारत रत्न की मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांग नहीं मानी। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ सीटों का तालमेल फाइनल कर चुके थे। मोदी ने एक ऐलान से पिछला सारा समीकरण बदल दिया। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा। आज आप उसको कैसे देखते? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है, उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं, राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। कांग्रेस के दिल पर सबसे बड़ा पत्थर तो नरसिम्हा राव के नाम से पड़ा। खांटी कांग्रेसी नेता रहे नरसिम्हा राव ने मुश्किल आर्थिक दौर में देश को संभाला। जब देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, उस दौर से देश को निकाला, मगर कांग्रेस ने राव को 6 दिसंबर 1992 का दोषी ठहरा दिया और नरसिम्हा राव को वो हक मिला ही नहीं जिसके वो हकदार थे। दिसंबर 2004 में नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखने दिया गया। ठंड के दिनों में नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक चबूतरे पर रखा गया। फिर परिवार के लोगों ने आंध्र प्रदेश ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों तक दिल्ली में नरसिम्हा राव का स्मारक भी नहीं बनने दिया। 2015 में मोदी सरकार ने राजघाट के पास नरसिम्हा राव का स्मारक बनवाया। मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे तो यह किस्सा जरूर सुनाएंगे। मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना
और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, जिनने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी नरेंद्र मोदी से मिलने आए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलकर गए। आंध्र प्रदेश में बीजेपी जगन के विरोधी चंद्रबाबू नायडू के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ सकती है। इन अटकलों के बीच जगन और मोदी का बॉन्ड ऐसा है, नरेंद्र मोदी ओडिशा जाते हैं तो नवीन पटनायक को मित्र बता देते हैं। जगन मोहन और नवीन पटनायक एनडीए में तो नहीं है, वो इंडी में भी नहीं है। अगर ये दोनों चुनाव के बाद भी इंडी में नहीं जाते हैं तो इंडी की टोटल टैली वैसे भी 30-35 सीट घट जाएगी। मोदी को अगर किसी दिन 450 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो ये सपोर्ट भी कर देंगे। 24 के लिए नरेंद्र मोदी की फील्डिंग ऐसी है, बैटिंग तो मोदी ने अभी तक शुरू भी नहीं की है। कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी होती तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी पर दोबारा जरूर सोचती, लेकिन राहुल गांधी कोर्स करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। राहुल के लिए सीताराम येचुरी और डी राजा ही सबसे बड़े वैचारिक सहयोगी हैं। लेफ्ट के इन दो सहयोगियों को साथ लेकर राहुल गांधी आम चुनाव में मुकाबला करने उतरे हैं। कांग्रेस के बाकी जो भी साथी हैं उनके लिए इंडी अलायंस बेमानी होता जा रहा है।